दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री का घर 12 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और अगर ये 12 एकड़ जमीन की मलकियत किसी किसान के पास हो, वो वहां पर खेती कर रहा हो, तो फिर हर साल उसकी कमाई अगर सिर्फ वह 2 फसल ही बो रहा हो तो भी 12 लाख रुपए वह एक साल में कमा सकता है। और प्रति एकड़ की जमीन पर अगर आप खरीफ और रबी को बोते हैं तो 6-6 महीने की फसल मानिए, तो खरीफ की फसल जब आप धान बोते हैं तो 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान होता है और उस 30 क्विंटल धान में से लगभग 60 से 65% हिस्सा चावल का निकलता है। उस चावल को अगर सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर उस पे भी उसको बेच दिया जाए तो भी उस किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का लाभ तो हो ही जाएगा, क्योंकि लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ में उसका खर्च आएगा अगर वो धान बोता है तो। यानी इसी लिहाज से बाकी 6 महीने में रबी की फसल और इसको जब आप 12 एकड़ से गुना कर दीजिएगा तो यानी एक में अगर 30 क्विंटल हो रहा है तो वह जब 360 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो लाभ है वह भी एक साल के भीतर में खरीफ और रबी फसल दोनों बोते हुए प्रति साल 1,20,000 को अगर बढ़ाते चले जाइएगा तो 6 बरस में, 6 बरस का जिक्र इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में 7 RCR अब तो नाम भी बदल दिया गया, उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। अब वो रेसकोर्स के तौर पर उसकी पहचान नहीं है, यानी जनता के साथ सरोकार है सड़क के नाम के, कम से कम प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के हो या ना हो यह एक अलग मुद्दा है। तो 72 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। अब सवाल है, प्रधानमंत्री तो खेती करेंगे नहीं, नारे लगाए जा सकते हैं जय जवान जय किसान के, लेकिन खेती तो करेंगे नहीं, क्योंकि 72 लाख की हैसियत प्रधानमंत्री निवास के भीतर कुछ भी नहीं है। जो सुरक्षा कर्मियों की तादाद है उनके ऊपर आने वाला खर्च भी इससे कई गुना ज्यादा है। जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, उस गाड़ी में जो पेट्रोल हिस्सा आता है, वो गाड़ियां भी इतनी महंगी हैं कि वह 1 लीटर में सिर्फ 5.5-6 किलोमीटर ही दे पाती है। तो जो खर्च आता है दिल्ली में ही घूमते वक्त भी, वह खर्च भी इस 72 लाख में फिट नहीं बैठेगा। 6 साल की कमाई में भी यह प्रति साल भी फिट नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है कि इस देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से नहीं चल सकती। इस देश के एग्रीकल्चर पर निर्भर लोगों की तादाद चाहे कम ना हो पा रही हो, वहां पर खेत मजदूरों की तादाद चाहे कम ना हो पा रही हो, लेकिन खेती का ज्ञान और जमीन को खेती के अनुकूल कर देना शायद मौजूदा अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है। और प्रधानमंत्री से बाखूबी समझते हैं, इसीलिए वो ऐसे विधेयक को लेकर आए जिस विधेयक के जरिए इस देश के भीतर में उन हाथों को मजबूती मिल जाए, उनका खजाना भर जाए जिनको कॉरपोरेट के तौर पर जाना जाता है, जिनको बड़े बिजनेस पर्सन के तौर पर जाना जाता है, जो अपने आप में इतनी कमाई के साथ जिनका दुनिया में नाम है। उनके लिए अगर खेती की जमीन मिलने लगे, उनको अगर खेती की उपज को बेचने का अधिकार मिल जाए, उनके पास अगर गोडाउन्स इतनी बड़ी तादाद में हो जाएं जहां पर वो अनाज किसान जब उपजाए तो उसको लाकर डंप कर दें और उसके बाद विश्व बाजार में वह अपनी मनमानी कीमत, जिस समय कीमत बढ़ रही हो तब मार्केट में सप्लाई करें, और यही स्थिति भारत के भीतर करें, तो यह कमाई जो है, इस कमाई का जीडीपी में गजब का योगदान होगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। यूं भी भारत में एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान 13-14% से ज्यादा हो नहीं पाता है, चाहे इस देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर पर टिकी हो, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले समूचे वोट से भी ज्यादा हो, तो भी कोई मायने नहीं रखता है। तो आज 2-3 बातों को आप समझ लीजिए। एक, इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर सरकारें आंखें क्यों बंद कर लेती है। दूसरा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ किसान मजदूर जो है वह जब आंदोलन करता है तो उसको अब आंदोलन के तौर तरीके बदलने होंगे। जिस तरीके से भारत की राजनीतिक सत्ता ने अपनी सुविधा और लाभ के लिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से परिभाषित ही नहीं किया, बल्कि पूरे सिस्टम को सत्ता के लिए काम पर लगा दिया। यह खासियत राजनीतिक सत्ता में हो सकती है तो इस देश की जनता और किसानों में क्यों नहीं हो सकती है। उसके भीतर भी यह बात होनी चाहिए, क्योंकि एक सच तो यह जान लीजिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय मैनिफेस्टो जो बीजेपी का था और नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही जय जवान जय किसान का नारा लगाया था,
उस मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं किसान के लिहाज से, और उस नारे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जिक्र किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष यानी 2015 में बाकायदा एफिडेविट दिया गया कि यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में जो धान पर 300 रुपए बोनस मिलते थे वह भी खत्म कर दिए गए। सवाल है, मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं, नारों का कोई मतलब नहीं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र में अगर सर गिने जाते हैं वोट के लिहाज से, तब तो इस देश के नागरिकों का महत्व होगा। 2014 में इस देश में तकरीबन 83 करोड़ 40 लाख वोटर थे, जिसमें से बीजेपी को वोट मिले थे सिर्फ 17 करोड़ 14 लाख के। इसी में उसकी सरकार बन गई और सारी चीजें किसानों को लेकर धराशायी होती चली गई। 2019 आया, इस वक्त भारत में वोटरों की तादाद 90 करोड़ पार कर गई और बीजेपी की भी वोट मिलने की स्थिति 23 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन सवाल है, 90 करोड़ वोटर थे, 23 करोड़ वोट मिले। इस देश के भीतर में किसान मजदूरों की तादाद जो सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी तादाद भी 26 करोड़ 29 लाख है, जिसमें तकरीबन 11 करोड़ 86 लाख ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन है, चाहे वो 1 हेक्टेयर ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 एकड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो आधी एकड़ ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे किसानों की तादाद 11 करोड़ 86 लाख है। और जो किसान मजदूर है उसकी तादाद 14 करोड़ 43 लाख है। दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 26 करोड़। 26 करोड़ वोट ना बीजेपी को कभी मिले, ना इस देश में किसी भी वक्त में, चाहे वो नेहरू का दौर क्यों ना हो, इस देश में किसानों की तादाद और किसान से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद जब रही है, उतने वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी नहीं मिले। क्या ये एकजुटता आ सकती है? नहीं आ सकती है। आपके जहन में आएगा जाति के नाम पर चीजें बढ़ जाएंगी, धर्म के नाम पर बढ़ जाएगी। जाति और धर्म से इतर भी अगर आप देखना शुरू करेंगे तो जो किसान जिस मंडी से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र मौजूदा वक्त में वो कर रहा है, और उस मंडी से जुड़े होने के बाद जो बिचौलियों की भूमिका, उनका रोजगार, उनका कामकाज था, वो सारी चीजें और उनका पूरा प्रॉफिट एक झटके में किसके पास चला गया? 2 लोगों के पास जाएगा। एक जिसके पास गोडाउन्स होंगे, दूसरा जिसका रिटेल सेक्टर पे कब्जा होगा, जो बेच सकता होगा। और अगर एक ही शख्स दोनों को रखने लगेगा तो फिर तो उसकी तिजोरी भरने लगेगी। भारत के भीतर में रिटेल सेक्टर में बड़ी तेजी से अंबानी घुस चुके हैं। भारत के भीतर में गोडाउन्स बनाने की स्थिति में बहुत तेजी से अडानी बढ़ चुके हैं। भारत के भीतर में जो संसद के भीतर विधेयक पास किया गया, जिसमें जिक्र बार बार विपक्ष कहता है कि फरेब के साथ किया गया, क्योंकि उस समय डिप्टी स्पीकर हरिवंश जी, जो कि एक वक्त चंद्रशेखर जी के साथ थे, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री जो किसानों के हिमायती रहे, उनके साथ का शख्स बाद में जर्नलिज्म करते हुए जब वो डिप्टी स्पीकर के पद तक पहुंचे, संसद में पहुंचे, तो उन्होंने जिस तरीके से इस विधेयक को पास करा दिया गया, तो विधेयक पास कराने में ही जब लोकतंत्र हाशिए पर था, तो इंप्लीमेंटेशन तो लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, तभी यह इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो इसका एक मतलब यह है कि किसानों को अपने आंदोलन के तौर तरीके बदलने होंगे। इसको आप इस रूप में भी समझिए कि एक वक्त जब इस देश के भीतर में इंदिरा गांधी की सत्ता थी, उस समय जयप्रकाश नारायण कोई विकल्प नहीं थे इंदिरा गांधी के, लेकिन वो जनता के भीतर जो कुलबुलाहट थी और उसकी जो आह थी, उस बात को वह सतह पर लेकर आ रहे थे। मौजूदा वक्त में किसानों का जो संकट है, मजदूरों का जो संकट है, हमारे युवाओं का जो संकट है, उसको कौन सतह पर कैसे ला पाएगा, यह एक भयानक शून्यता की परिस्थिति है। और यहीं से बात शुरू होती है कि हमको आंदोलन के तौर तरीके बदलने होंगे। आंदोलन के तरीके का बदलने का मतलब यह है कि आंदोलन से समाज को कैसे जोड़ा जाए, परिवारों को कैसे जोड़ा जाए। जो पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी बैरिकेड के लिए, सत्ता को बचाने के लिए मौजूद हो जाते हैं, कभी अंबाला में नजर आए, कभी पानीपत में नजर आए, कभी सिंधु बॉर्डर में नजर आए, दिल्ली के बॉर्डर में नजर आए, और अब तो बॉर्डर से अंदर आने की जब इजाजत यह कह कर दे दी गई कि दिल्ली की सरकार ने भी मना कर दिया कि हम स्टेडियम्स को जेल बनाने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि किसानों की मांग सही है, तो सरकार को लगा कि अब इनको अंदर बुला लो, क्योंकि कुछ देर के बाद डिफ्यूज हो जाती हैं चीजें। आप कितने लंबा संघर्ष करेंगे, कब तक संघर्ष करेंगे? लेकिन सवाल मौजूदा वक्त का कहीं इससे आगे का है। सवाल यह नहीं है कि सिर्फ ये किसानों का मुद्दा है, सवाल यह भी नहीं है कि ये किसान कितने दिन तक अपने खाने पीने, जो कह रहे हैं 6 महीने का भोजन लेकर चले हैं, उसके जरिए आंदोलन करेंगे। जी नहीं,
इस देश के सिस्टम को ही एंटी फार्मर में कन्वर्ट किया गया है। इस देश के सिस्टम को ही एंटी एग्रीकल्चर लैंड में क्रिएट किया गया है। इस देश के सिस्टम को ही इस तरीके से क्रिएट किया गया है जिसमें हम देख रहे हैं दुनिया के विकसित देश और भारत की परिस्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। यह जो कानून लाया गया, इस कानून का दो असर सीधा है। एक, लोग खेती छोड़े, दूसरा खेती की जमीन छोड़े। खेती की जमीन पर अगर इंडस्ट्रियलिस्टों को दे दिया जाए, कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिया जाए, तो वो अलग अलग तरीके से उस इकोनॉमी के अनुकूल उस जमीन का उपयोग करेंगे जिसके पास कंज्यूमर के तौर पर इकोनॉमी है, यानी जो खरीद, मान लीजिए रियल एस्टेट है, किसी ने मकान बनाया तो मकान खरीदने वालों के पास पैसा है, वो वहां पर पैसा खर्चेगा, उसका जो टैक्स है वो सरकार को रेवेन्यू के हिस्से में चला जाएगा, सरकार इससे खुश, कॉरपोरेट उससे खुश, जिसके पास पैसा है वो मकान लेके खुश। एग्रीकल्चर लैंड थी। इस देश के भीतर में आजादी के बाद से एग्रीकल्चर लैंड और इस देश की फॉरेस्ट लैंड दोनों बहुत तेजी से कम हुई है, लगभग 9% तक कमी आ गई है उसमें। लेकिन दूसरा सच यह है कि इस दौर में आजादी के बाद से सिंचाई योग्य भूमि को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों ने खड़ा ही नहीं किया। आज भी 67% जमीन ऐसी है जहां पे सिंचाई का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का मतलब यह बहुत साफ है कि खेती महंगी होती जाएगी। इस देश के भीतर में जब आप पानी निकालते हैं जमीन से तो आपको पंप यूज करना पड़ता है, उसमें डीजल लगता है, डीजल बाजार में कॉस्टली हो गया और आज की तारीख में वो पेट्रोल के भी आगे निकल गया, स्थिति ये आ गई। इस देश के भीतर में बिजली की जो सुविधा किसानों को मिलती थी वह भी खत्म कर दी गई। इस देश के भीतर में किसानों को यह कह दिया गया कि हम आपको 6,000 रुपए 4 महीने में पहुंचा दिया करेंगे आपके खाते में, आप खुश रहिए। यानी हमारा सिस्टम इस बात की दिशा में जा रहा है जहां जेक के हाथ में इतनी पूंजी रहे कि वह उस पूंजी के जरिए इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को 6-6 हजार रुपए दे दे, या राशन दे दे, 5 किलो अनाज दे दे, 5 किलो चावल दे दे, 5 किलो गेहूं दे दे। इसको बांटने की परिस्थिति में उसकी कमाई और नेटवर्थ बढ़ती चली जाए। हमारी पॉलिसी पार्लियामेंट से ऐसी ही बन रही है। इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि आंदोलन के तरीकों को बदलना होगा तो आंदोलन के तरीकों में चीजों को समाहित करना होगा। और एग्रीकल्चर के साथ जो मौजूदा वक्त में जब हम इस बात का आपसे जिक्र करते हैं तो यह भी समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर में जो औसत कमाई है इस देश के किसान की वह सिर्फ 6,241 रुपए है। पंजाब का किसान जो सबसे ज्यादा रईस है उसके पास भी लगभग 18,000 रुपए से ज्यादा, महीने से ज्यादा की औसत कमाई नहीं है। बिहार और यूपी के किसानों की स्थिति तो और नाजुक है जो 3,500 पर टिके हुए हैं, लेकिन औसत निकालिए, औसत 6,241 रुपए। इस देश के पार्लियामेंट्रीज और विधायक और सांसदों को जो पैसा मिलता है तमाम सुविधाओं के अलावे वो तकरीबन 2.5 से 5 लाख के बीच में है। जिन्हें आप चुनाव हरा देते हैं, वो सांसद हो या विधायक हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनको भी हारने के बाद भी जो पेंशन मिलता है वह किसानों की औसत आय का लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। और पंजाब के किसान जो सबसे रईस है इस देश के भीतर में, उसका भी 10 गुना ज्यादा हो जाता है जो इनको लाभ मिलता है। यह पैसा तो देश का ही है। इसी देश के भीतर जो कुछ हो रहा है, जो खनिज संसाधन है, जो भी एग्रीकल्चर है, जो भी इंडस्ट्री है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन संयोग से हमारे यहाँ जो देश चलाने वाले राजनीतिक सत्ताएं हैं वो फेल हो गई। उन्होंने स्टेट को फेल करना फिर शुरू किया। पहले वो खुद फेल हुई, नहीं चला पाई, तो उन्होंने राज्य को ही फेल करना शुरू किया और एक ऐसी स्थिति ला दी जहां पर हर व्यक्ति आपको इस रूप में नजर आए कि वह आंदोलन कर रहा है। इसके लिए हमको लगता है कि एक डाटा आपको बताना चाहिए। ये डाटा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि हम मोदी सरकार को लेकर सिर्फ कहें। अगर आप 15 बरस के दौर को ले आइए, 15 बरस में जाहिर है 6 बरस इनके हो गए, 9 बरस पुरानी सरकारों के हो गए, दोनों को मिला दीजिए, क्लब कर दीजिए। क्लब करने के बाद आपके पास एक डाटा निकल कर आएगा। इन 15 बरस में इस देश में 2,34,000 किसानों ने खुदकुशी की है। 2,34,000 किसानों का मतलब है हर घंटे 1.7 किसान, यानी लगभग 2 किसान खुदकुशी करता है हर घंटे इस देश में। और इसके ठीक समानांतर जो युवा है, बेरोजगार है और छात्र है, इन दोनों को जब क्लब कर दीजिएगा तो छात्रों ने 95,000 छात्रों ने पिछले 15 साल में खुदकुशी की, जिनकी तादाद इस वक्त बढ़ गई है। जो युवा बेरोजगार हैं उन्होंने लगभग 1,44,000
युवा बेरोजगारों ने खुदकुशी की। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 2,90,000 हो जाएगा। यानी यह भी हर घंटे 2 से ज्यादा इस देश का छात्र और युवा भी खुदकुशी कर रहा है। वो छात्र और युवा जिस परिवार से आता है वह रूरल इंडिया का हिस्सा ज्यादा है। और रूरल इंडिया का हिस्सा ज्यादा से मतलब यह है कि वो हो सकता है महाराष्ट्र में रह रहा हो सकता है दिल्ली में रह रहा हो, लेकिन उसकी जड़ें इस देश के गांव और किसानी से जुड़ी हुई है। उसके माता पिता खेती गृहस्थी से ही जुड़े हुए हैं। वह भी खुदकुशी कर रहा है। इसका मतलब है अगर आप किसान अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, फीस दे रहा है, तमाम सुविधाएं दे रही हैं, तो भी उसके बाद उसको खुदकुशी ही करनी है क्या? और यहां पे खेती में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो भी खुदकुशी ही करनी है क्या? यानी एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें एक शून्यता आ गई। तो इस सरकार को लगा कि क्यों नहीं खेती को ही खत्म कर दिया जाए और खेती को इस डिजाइन से खत्म किया जाए जहां पर कॉरपोरेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेट की पूंजी इस रूप में लगे कि उसके लिए कंज्यूमर भारत के भीतर में पैसे वाला भी हो और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग देशों में जहां जहां जरूरत होगी, कभी चावल निर्यात करना पड़ेगा, कभी गेहूं निर्यात करना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा भारत एग्रीकल्चर का निर्यात कर रहा है, लगभग 40% शूटअप किया है, ऊपर कर गया है, क्योंकि दुनिया के भीतर में दूसरे देश थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त आयात कम हो गया, तो भारत कर रहा है। इस स्थिति में जब हम इन बात का जिक्र करें तो यह पूरा विधेयक आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप कितना भी माल अपने यहां बंद कर ले, जमाखोरी कर सकते हैं। जमाखोरी करने के बाद आपकी जो भी इच्छा होगी मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। यानी जो गोडाउंस किसान तो बनाएगा नहीं, और एफसीआई के पास जो टोटल गोडाउंस है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, वह टोटल गोडाउंस इस देश में अगर 100 केजी अनाज होता है तो सिर्फ 22 केजी अनाज रखने के लिए है। सिर्फ 22% अनाज ही वो रख सकता है, यानी बाकी 78% कहां रखेगा? तो वो प्राइवेट गोडाउंस में रखता है। प्राइवेट गोडाउंस का जो खर्चा आता है वो खर्चा राज्य देता है, स्टेट देता है, और पता चलता है कि उस पर जितना खर्च हो रहा है उस पर तो गोडाउंस बीते 10 बरस में कितने ना बन गए होते, उससे ज्यादा बन गए होते, लेकिन नहीं बनाएंगे। यह एक हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम का मतलब बहुत साफ है कि इकोनॉमी को इस तरीके से चलाइए कि जनता हमेशा कुछ मांगती रहे, और इकोनॉमी को इस तरीके से चलाइए कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते चले जाएं और धीरे धीरे उस पैसे पर सरकार और गवर्नेंस चलने लगे और पार्टियां चलने लगे जहां पर कोई दूसरा पैसा ला रहा है, और उसके रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम कुछ लीगल कानून बना देंगे। दरवाजे पर सीबीआई ईडी वाला आके खड़ा हो जाएगा तो आप पैसा पेमेंट करोगे ही। हमको लगता है पहले ये समझ लीजिए कि स्टेट फेल कैसे हो रहा है। स्टेट फेल होने के बाद आप समझ पाएंगे इस 3 विधेयक का असर सरकार क्यों नहीं वापस लेगी, और जो आंदोलन हो रहे हैं उसे क्यों बदलने की जरूरत है। और पूरे देश में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, मुश्किल क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने कंट्राडिक्शंस हैं, अपने लोभ हैं, अपने मुनाफे हैं, अपनी सोच है। वो तुरंत सरकार के साथ कोई समझौता, कोई एक विधायक करता है, कभी एक एमपी करता है, कभी पार्टी का 2/3 हिस्सा शिफ्ट हो जाता है। सबको राजनीतिक सत्ता की मलाई चाहिए, लेकिन देश को कौन गढ़ेगा ये कोई नहीं जानता है। हमने जब आपसे कहा कि देश कैसे फेल हो रहा है, इसकी 2 स्थिति है। मौजूदा सरकार कहीं ग्राउंड जीरो पे खड़े हो जाइए। इस देश के भीतर में सरकार की जानकारी देती है, मिनिस्ट्री बता रही है 1163 प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, 1163 प्रोजेक्ट बीते 5 बरस में, जिनकी प्रति प्रोजेक्ट की कीमत 150 करोड़ से ज्यादा की है। उसका कुल कॉस्ट जो था वह तकरीबन 21 लाख करोड़ का था। 21 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री का जो डाटा बतलाता है, जो लास्ट 30 सितंबर तक की जानकारी आ रही है, अभी तो नवंबर चल रहा है तो 30 सितंबर तक का डाटा आ गया है। डाटा बतलाता है कि सरकार ने 122 प्रोजेक्ट को 12 महीने की लेट से चल रहा है। 128 प्रोजेक्ट 1 साल से 2 साल के लेट से चल रहा है। 160 प्रोजेक्ट लगभग 2 साल से 5 साल के विलंब से चल रहा है। 121 प्रोजेक्ट 5 साल के विलंब से चल रहे हैं। यानी आपने ऐलान कर दिया, प्रोजेक्ट में कुछ काम भी हुआ लेकिन फिर ठप हो गया, तो जो पैसा लगा वो पैसा लगा, और आने वाले वक्त में जब उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा तो कीमत फिर बढ़ जाएगी। तो ये सारे प्रोजेक्ट की कीमत आज की तारीख में अगर इसे पूरा किया जाए तो भी 4,37,000 करोड़ रुपए ज्यादा लगेंगे। ये फेल्योर का सिस्टम है।
जब आप प्रोजेक्ट्स का ऐलान करते हैं तो वो लेट क्यों हो रहा है? खर्च उस पर जो किया जा रहा है, खर्च जो किया जा चुका है, वो तकरीबन 11 लाख रुपए जो खर्च किया जा चुका है, उसका क्या मतलब था? और अब आने वाले वक्त में 14 लाख करोड़ रुपए और देने होंगे, इसका क्या मतलब होगा? वो और विलंब होगा। तो चीजें अटकाई भी जाती हैं, लटकाई भी जाती हैं, और क्योंकि इससे स्टेट अपने सिस्टम को चलाता रहे, ये एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, जो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी, हम एग्रीकल्चर को थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी कर दें। हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर 12 एकड़ की जमीन पर खेती मत कीजिए, लेकिन जो इस देश के भीतर में आज से नहीं बल्कि 90s से, उससे पहले चले जाइए 50s 60s से जो इस देश में जितनी भी इंडस्ट्री अलग अलग सेक्टर्स की खड़ी की गई, वो तमाम सेक्टर्स में इस दौर में इजाफा हुआ है। लेकिन उसी सेक्टर से जुड़े हुए जो पीएसयूज हैं, सरकार उसमें घाटे में आ गई। इसका क्या मतलब था? और इतना ही नहीं, जिस तरीके से बैंक मर्जर किया गया कि एक बैंक घाटे में ज्यादा चल रहा है तो उसको ऐसे बैंक के साथ मर्ज किया गया जिससे दोनों की बुक ठीक हो जाए। इसका घाटा 10% था, इसका घाटा 2% था, तो दोनों को जब मिला दीजिएगा तो 6% में आकर दोनों टिक जाएगा, तो लगेगा 6% का घाटा हुआ है। मर्जर इसी रूप में किया गया। पीएसयूज के भी स्टेक्स गवर्नमेंट ने दूसरे पीएसयू को बेच दिए। यह भी इस देश के भीतर हुआ है। जैसे ओएनजीसी ने एचपीसीएल 36,915 करोड़ में उसके स्टेक्स ले लिए, ओएनजीसी गवर्नमेंट का, एचपीसीएल जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो भी गवर्नमेंट की, इसको मैनेज किया गया। इसी तरीके से मौजूदा वक्त में जो अलग अलग तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होना है, वह जैसे बीपीसीएल को लेकर सबसे पहले बोली लगाई जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ सरकार को मिल जाएगा, लेकिन उसका सच क्या है? बीपीसीएल भी आज की तारीख में, भारत पेट्रोलियम जो है वो अभी भी लगभग 7,000 करोड़ का मुनाफा देती है सरकार को। मुनाफा छोड़कर हम 7,000 करोड़ का मुनाफा नहीं लेंगे, हमको चाहिए लगभग एक साथ 40,000 करोड़ रुपए, तो हम उसको बेच देंगे औने पौने दाम में। लेकिन उसका अपना रेवेन्यू जो है बीपीसीएल का, वह भी 2,70,000 करोड़ का है। कॉन्कोर 6,882 करोड़ का रेवेन्यू है, वह भी 1,000 करोड़ से ज्यादा लाभ देती है, लेकिन हमको लाभ नहीं चाहिए, हम उसको भी सेल करेंगे। बीईएमएल 3,481 करोड़ उसका रेवेन्यू है, वह भी लगभग 63 करोड़ रुपया लाभ देती है, लेकिन ना, हमें वह भी नहीं चाहिए। अलग अलग तरीके से पूरी लंबी फेरिस्त है कि कैसे, और उसमें 19 पीएसयूज लाइन में है। मैसेज क्या है? मैसेज है जो फायदे में है उसको सेल करो, जो घाटे में है उसको तो कोई खरीदेगा नहीं। और घाटे वाली स्थिति जैसे एयर इंडिया की आ रही है, इसका रेवेन्यू क्या है? 25,000 करोड़ का रेवेन्यू है। इसमें जो घाटा हो रहा है वो हर साल 8,445 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो कैसे बेचाएगा? नहीं बिक पा रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3,926 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन उसमें 122 करोड़ का घाटा हो रहा है। स्टेट इंडस्ट्री चला नहीं सकती है, स्टेट जो पीएसयूज है उसको रन करने की स्थिति में नहीं है, स्टेट अपने तौर पर बैंक को रन करने की स्थिति में नहीं है, आरबीआई को कंगाल बना दिया गया। तो एग्रीकल्चर को किसी रूप में उसके मातहत जो जमीन है उसको अगर हम शिफ्ट करते हैं उस इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास, और उसके मजदूरों को अगर बाजार में ढकेल देते हैं, तो झटके में बहुत सस्ते में मजदूर इस बाजार को उपलब्ध हो जाएंगे। और इस देश के भीतर में यानी न्यूनतम मजदूरी भी मायने नहीं रखेगी। न्यूनतम मजदूरी यूं भी कोई ठेकेदार देता नहीं है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी भी जब नहीं मिलेगी तब क्या हालत होगी। और बड़ी तादाद में मजदूर अलग अलग जगहों पर, जो चौक होते हैं ना जहां पर बैठा रहता है कंस्ट्रक्शन मजदूर, इसी तरीके से देश के हर हिस्सों में अगर मजदूर बैठा होगा तो कोई भी इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति आएगा और कहेगा कि हम आपको 100 ही रुपए प्रतिदिन का देंगे, चाहे न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए हो, 100 रुपए में काम करना पड़ेगा। यानी एक ऐसी स्थिति ले आइए जहां क्राइसिस ही आपका सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। तो सरकार एक ऐसी दिशा में चीजों को लेकर आ रही है और या बनाना चाहती है जिसमें इसको वह रिफॉर्म कहती है। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो रिफॉर्म तब काम करता जब इस देश की इकोनॉमी पटरी पर होती, ये तब काम करता जब इस देश की इंडस्ट्री में लगातार प्रोडक्ट्स बन रहे होते। लेकिन झटके में आत्मनिर्भरता का नारा भी दे दिया गया, और आत्मनिर्भरता के जरिए हम अपने आत्मनिर्भर जो खेती में ही है एकमात्र, सही मायने यही है कि इस देश में अनाज किसान इतना उपजाता है कि यह देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है। उसे बाहर से माल नहीं चाहिए, चाहे वो डेयरी का माल हो, चाहे चावल गेहूं या सब्जियों की परिस्थिति हो। लेकिन झटके में उसकी स्कैरसिटी भी मार्केट में लाई जा रही है।
इसीलिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसीलिए मुनाफा बढ़ रहा है। जिनका मुनाफा बढ़ रहा है वो सरकार को उसी रूप में टैक्स देंगे, वह उसी रूप में कमीशन देंगे, उसी रूप में चीजों को नए सिरे से डेवलप करेंगे। यानी एक ऐसी स्थिति है कि इस देश को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक ऐसे क्राइसिस में हमेशा खड़ा रखिए, और तकरीबन 20 से 30 करोड़ लोग इस देश के जो कंज्यूमर क्लास में आते हैं उनको ऐसे मुश्किल हालात में रखिए कि वो हर बजट में सरकार की तरफ टुकटुकी लगाए देखते रहे कि हां चीजें कैसे डेवलप होंगी। इसीलिए जब किसानों का आंदोलन है और किसानों की तादाद इतनी ज्यादा है, फिलहाल तो यही है कि पंजाब का किसान चला, हरियाणा के कुछ किसान उसमें शामिल हो गए, लेकिन इसमें दक्षिण से तो नहीं चल के आए हैं, उत्तर से भी नहीं चल कर आए हैं। जो बिहार यूपी का किसान है उसकी स्थिति तो और नाजुक है। तो फिर इस देश के किसानों के भीतर जब एकजुटता नहीं है तो इसका मतलब है कि इशू सिर्फ किसानी का नहीं, जोड़ना होगा। इस देश को बनाने का भी इशू अब जोड़ना होगा कि अन्यथा यह देश तो कंगाल नहीं, आप फेल हो रहे हैं तो आप इस देश को फेल करने में लग गए हैं, और फेल करके एक ऐसी परिस्थितियों को ला रहे हैं कि जिसके हाथ में कानून होगा, जिसके हाथ में पावर होगा, वो जो चीजों को इंप्लीमेंट कर पाता होगा। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस वाला सीमा पर खड़ा था या जो किसानों को रोक रहा था वह नहीं समझ पा रहा है कि किसानों का दर्द क्या है। पंजाब का पुलिस भी समझता है, हरियाणा की पुलिस भी समझती है, दिल्ली की पुलिस भी समझती है। उनको भी समझ में आ रहा है कि उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई, हायर एजुकेशन करने के बाद उनके पास भी रोजगार नहीं है, ये उनको भी समझ में आ रहा है। लेकिन टुकड़ों में आंदोलन, टुकड़ों में संघर्ष, और उस टुकड़ों के काउंटर में दूसरा टुकड़ा आके उस वक्त खड़ा हो जाता है जब उसे लगता है कि हम अगर नहीं खड़े होंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। यही स्थिति कमोवेश इस देश के भीतर में ब्यूरोक्रेट्स की है, यही स्थिति कमोवेश इस देश के भीतर में सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मियों की है, लेकिन उनके अपने क्राइसिस हैं। याद कीजिए दिल्ली के भीतर में जब क्राइसिस आया था वकील और पुलिस का, पुलिस वालों के भीतर का गुस्सा क्या था और किस तरीके से वो उनके घर वाले रो रहे थे, पुलिस वाला रो रहा था दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के सामने। इसका मतलब यह है कि चीजों को टुकड़ों में बांटकर देखने की स्थिति भारतीय राजनीतिक सत्ता पैदा कर रही है, और विपक्ष के पास वो विजन नहीं है कि चीजों को कलेक्टिव वे में करे, क्योंकि वह भी अपने वोट बैंक को देख रही है। सवाल है कि वोट बैंक के जरिए कुछ वोट मिल जाए या खुदा ना खास्ता आपके पास सत्ता आ जाए, जो भी इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की रास्ते के सारी टेक्नोलॉजी अब एक वोट के हिसाब से नहीं चलती है, वो किसी और चीज के हिसाब से चलती है। उसमें पेट भरा होना चाहिए, पेट भी आपका खाली कर दिया गया। उसमें आपकी खेती ठीक होनी चाहिए, वह भी खत्म कर दी गई। उसमें इंडस्ट्रियों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं होना चाहिए, वह भी खत्म हो गया। उसमें युवाओं का कहीं ना कहीं डिग्री लेकर रोजगार की परिस्थिति, वो भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि रिफॉर्म भी फेक है और सिस्टम भी फेक क्रिएट कर दिया गया है। और इस स्थिति में जब आंदोलन करें तो दिल्ली और मंदसौर में अंतर क्या है? लेकिन सच क्या है? मंदसौर में 5 किसान मारे गए पुलिस की गोली से, लेकिन उसी मंदसौर में और उसी राज्य में जहां पर यह मंदसौर है, फिर से वही राजनीतिक सत्ता आ गई जिसने गोलियां चलवाई थी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमने दरअसल एक ऐसे डिजाइन को डेवलप कर लिया है जिसमें चुनावी जीत हार के इर्द गिर्द ही सारे सिस्टम बनाए जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा किसान तो देगा नहीं, पैसा तो वहीं से आएगा जिसके लिए हम पूरी की पूरी पॉलिसी उसके हाथ में सौंप दें। एक ऐसी स्थिति आ गई। इसीलिए जब कोई अंतर किसी रूप में नहीं है तो आखिरी सच इस देश का क्या है? आखिरी सच इस देश का यह है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में जिन बातों का जिक्र राजनीतिक मैनिफेस्टो में होता है, जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट में बहस के दौरान होता है, जिन बातों का जिक्र कोई नेता करता है और अब आने वाले वक्त में कह रहे हैं कि 3 तारीख को बात करें या पहले बात करें, उस बात से भी चीजें नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने उस सिस्टम की एक कड़ी को छूना चाहे, उस कड़ी को हम कभी भी अलग करके कोई दूसरी कड़ी जोड़ देंगे। आंदोलनों की इस फहरिस्त में आप कहीं भी किसी रूप में चलते चले जाइएगा तो आंदोलन होते हैं और राजनीति उसको दफन करने की दिशा में बढ़ जाती है। यह स्थिति इस देश के भीतर की है जो बहुत खतरनाक हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।